आज की तारीख में जो जाति आधारित जनगणना नेताओं के नाक का सवाल बनी हुई है, वो आज से करीब 125 साल पहले नाक की चौड़ाई और ऊंचाई मापने से ही शुरू हुई थी। साल था 1901। सर हर्बर्ट होप रिस्ले नामक अंग्रेज अधिकारी ने जनगणना में अलग अलग इंसानी नस्लों की गिनती के लिए नाक सूचकांक का इस्तेमाल किया। क्या होता है ये नाक सूचकांक, क्यों इस विधि का इस्तेमाल हुआ था, जातिगत जनगणना कब से हो रही है और आगे इस तरह से होने वाली जनगणना का क्या असर होगा, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में खोजने की कोशिश करते हैं। आप इतना कीजिए कि आखिर तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि हम इस खोजाई में कितने कामयाब हुए। तो कहानी शुरू होती है साल 1858 से। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारत शासन अधिनियम पास हुआ। इस कानून के तहत भारत औपचारिक तौर से ब्रिटिश राज के अंदर आ गया। ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया का शासन भारत में, मतलब हमारे देश में शुरू हुआ। इस शुरुआत के करीब 2 साल बाद 1871 में अंग्रेजों ने पहली बार भारत में रह रही आबादी की गिनती का काम शुरू किया। इसी साल भारतीय जनगणना आयोग का गठन भी हुआ। यही वो संस्था है जो आज भी देश में जनगणना करवाती है। 1871 में गिनती शुरू तो हुई, लेकिन इसे भारत की पूर्ण जनगणना नहीं मानते। पहली बार जो पूर्ण जनगणना हुई वो साल 1881 में हुई और तब से लेकर साल 2021 तक हर 10 साल पर, माफ करिएगा, जनगणना की प्रक्रिया पूरी होती है। आपको मालूम ही है कि 2021 में कोविड महामारी आई, तब ये प्रक्रिया रोकनी पड़ी थी। मेरे ख्याल से यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आपको पता चल चुका है कि साल 1881 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना हुई, लेकिन तब तक केवल इंसानों की गिनती होती थी। लेकिन भारत में शासन कर रहे अंग्रेज मुश्किल भारतीय समाज के अलग अलग दर्जे की पूरी जानकारी हासिल करना चाह रहे थे। वो जाति के गणित को समझना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें इतना समझ आ चुका था कि केवल सेना के दम पर वो ज़्यादा दिन तक सत्ता बनाए नहीं रख सकते। अंग्रेजों के खिलाफ छोटे मोटे विद्रोह भी शुरू हो चुके थे। 1857 में हुए सिपाही विद्रोह ने तो ब्रिटेन तक को हिला दिया था। मतलब ब्रिटेन में जो राजशाही बैठी थी उनको भी हिला दिया था। लिहाजा अंग्रेज जनगणना की प्रक्रिया में वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करना चाहते थे। वो अलग अलग नस्ल और जातियों की अलग अलग गिनती करना चाहते थे और इस काम के लिए सर हर्बर्ट होप रिस्ले सबसे मुफीद थे। वो सिविल सेवा के अधिकारी थे, एंथोग्राफी के एक्सपर्ट थे। एंथोग्राफी वो तरीका है जिसमें कोई रिसर्चर किसी समुदाय के बीच रहकर ये जानने की कोशिश करता है कि वो लोग कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और उनके जीवन के तरीके कैसे हैं। तो साल 1901 में सर रिस्ले को इस काम का जिम्मा दे दिया गया। जब उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन करना शुरू किया, फील्ड वर्क पूरा किया, तो माथा पकड़कर अपने ऑफिस में बैठ गए। शिमला की ठंडी में भी उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक गई। वो जनगणना के कागजात, एंथ्रोपोलॉजिकल नोट्स और खोपड़ी की माप लेने वाले कैलिपर से घिरे हुए बैठे थे। वो ऐसी कोई वैज्ञानिक विधि तलाश रहे थे जिसका इस्तेमाल करके वो भारतीय जातियों का वर्गीकरण कर सके, उन्हें अलग अलग खांचों में बांट सके। उलझन में पड़े अंग्रेज अधिकारी सर रिस्ले को फ्रांसीसी चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक पॉल टैपिनॉड के नाक सूचकांक विधि से मदद मिली। इस विधि में नाक की चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात के आधार पर जातीयता को तय किया जाता है। तो सर रिस्ले ने इसी विधि का इस्तेमाल भारत में जातियों की गिनती के लिए किया। आपको बता दें कि इस साल जनगणना में अलग अलग 1646 जातियां दर्ज की गई, जो 1931 में बढ़कर 4147 हो गई। गजब का उछाल आया। जातियों को दर्ज करने में अंग्रेजों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य देखिए। एक जाति जिसने एक प्रांत में ब्राह्मण पुजारी जाति कहलाने के लिए आवेदन किया था, दूसरे प्रांत में राजपूत योद्धा जाति कहलाने के लिए अनुरोध किया। और 1931 की जनगणना में ब्राह्मण होने का दावा करने वाली जातियों के कई उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल पहले राजपूत होने का दावा किया था।
ये बात एक अंग्रेज अधिकारी ने दर्ज किया था, वहीं से हमने हूबहू आपको सुनाया है। तो जातियों का फेर तभी से चला आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको जातियों की गिनती कहाँ से शुरू हुई ये समझ आ गया होगा, और ये गिनती कैसे शुरू हुई ये भी आप जान गए हैं। वर्ष 1901 से 1931 के बीच जातियों की गिनती होती रही। 1931 के बाद 10 साल बाद 1941 में जनगणना हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और देश में चल रही आज़ादी की लड़ाई की वजह से जनगणना व्यवस्थित तौर पे तब नहीं हो सकी, और होने के बाद भी जितनी भी हुई उसकी पूरी रिपोर्ट कभी पब्लिश ही नहीं हुई। 1947 में देश आज़ाद हो गया, अपना विधान अपना शासन स्थापित हुआ, और आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जातिगत जनगणना को देश को बांटने वाला माना, और तब देश ने तय किया, देश की सरकार ने तय किया कि सरकार जाति छोड़कर सभी आंकड़े जुटाएगी। केवल अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी को अलग से गिना जाएगा, और इसी आधार पर आज तक जनगणना होती रही। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि आज़ाद भारत में सबसे पहले किसने और कब जातीय जनगणना की जरूरत पर बल दिया। इस सवाल के जवाब के लिए आपको सीधे साल 1979 में आना होगा। इस साल तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग बनाया। आयोग को यह पता लगाना था कि भारत में पिछड़ी जातियां ओबीसी कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। अब इस जानकारी के लिए आयोग को जातीय आंकड़ों की जरूरत पड़ी, लेकिन साल 1931 के बाद इस आधार पर तो गणना हुई नहीं थी, इसलिए आयोग को कई साल पुराने डाटा के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी। इस मुश्किल का जिक्र आयोग ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में किया। आप कह सकते हैं कि इस आयोग की रिपोर्ट के बाद ही एक राजनीतिक तबके ने आज़ादी के बाद पहली बार देश में जातिगत जनगणना कराने की ज़रूरत को महसूस किया। अब आइए साल 1990 में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया, और पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का फैसला हुआ। सरकार के इस फैसले का देश के सवर्ण तबके ने कड़ा विरोध किया। समाज के एक तबके ने इसे अपनी हकमारी के तौर पर देखा, और जब ऐसा हुआ तो पिछड़ी जातियों को केंद्र में रख करके राजनीति करने वाले नेता जैसे लालू यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार ने जातीय आधार पर जनगणना की मांग को बुलंदी से उठाना शुरू किया। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो जिसमें वो देश की संसद में जातीय जनगणना की जरूरत बता रहे हैं, इस बात की तस्दीक करता है। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए, और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। अब आते हैं साल 2011 में। केंद्र सरकार ने पहली बार 1931 के बाद सभी जातियों की गिनती करने की कोशिश की। यह प्रयास जो है वो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के जरिए हुआ। तब देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, जिसने 2011 की जनगणना में जाति आधारित आंकड़े जमा करने का निर्देश दिया। मनमोहन सिंह सरकार ने यह काम 1948 के सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए नहीं किया, बल्कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इसे अलग से किया। इस सर्वे के नतीजे आने तक मनमोहन सिंह की सरकार जा चुकी थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। जुलाई 2014 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने इस सर्वे के आंकड़े को जारी किया। इसके मुताबिक देश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 21.53% थी। इसके अलावा जाति आधारित कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। तब कई राज्यों की सरकारों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर सरकार ने जाति के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया। आलोचकों का कहना था कि आंकड़े छिपाने से जाति नहीं छिपती। फिर धीरे धीरे देश में जाति आधारित जनगणना की मांग तेज होती गई।
बिहार जैसे राज्य ने हाल ही में जातीय सर्वेक्षण किया। साल 2023 में बिहार सरकार ने ये सर्वे किया। ओबीसी ईबीसी ही राज्य की कुल आबादी के 63% से ज़्यादा है। ये बात पता चली। राज्यों में भी जाति सर्वेक्षण की मांग उठी और राज्यों में मांग उठी। कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी जाति आधारित डेटा पर राजनीतिक बहसें तेज हुई। विपक्षी नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने बार बार जाति आधारित जनगणना की मांग की। केंद्र की मोदी सरकार इस मांग से बचती रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मांग को अर्बन नक्सल की मानसिकता वाले लोगों की मांग करार दिया था। लेकिन 30 अप्रैल 2025 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बरसों पुरानी इस मांग को मान लिया। अब केंद्र सरकार आजादी के बाद पहली बार देश में जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। जानकार कह रहे हैं कि मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा राजनीतिक यू टर्न है, जिससे देश की राजनीति बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। यहाँ हमने आपको पूरी जानकारी दी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप आखिर तक साथ बने हुए हैं। अगर साथ बने हुए हैं तो अपनी राय, अपनी बात कमेंट करके जाइए और मन हो तो ये वीडियो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।